देखिए, बजट शब्द, सबसे पहली चीज तो बजट का मतलब क्या है, बजट का मतलब समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पर देखे तो वो भी बजट बनाता है, ठीक है, अपने परिवार के लिए बजट बनाता है, राज्य अपना बजट बनाता है, उसी प्रकार से पूरे देश का बजट जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। अब यहाँ बात ये आती है कि आखिर बजट है क्या, उसके क्या क्या की पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जो लोक वित्त, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया नहीं, उसके लिए लोक वित्त की बात आती है, पब्लिक फाइनेंस। सरकार की उन सभी राजकोषीय नीतियां जो कि राजकोष से संबंधित होती हैं, यानी जिनका पैसा हम कहां से निकाल रहे हैं, राजकोष से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि संविधान में जो 3 समितियां हैं, समिति, एक प्राक्कलन समिति, संचित निधि, और तीन प्रकार की समितियां भी मेन है, 3 प्रकार की निधि भी मेन है। एक संचित निधि है, संचित निधि से ही सारा पैसा आता है। एक कंटिजेंसी फंड बनाया गया, हुआ इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। यानी कि बजट का मतलब क्या हुआ कि आने वाले साल में भी हम प्लान प्रिपेयर करेंगे, और जो पिछला वाला था उसको हमने आर्थिक समीक्षा में देखा कि उसका क्या इवेल्युएशन हुआ, कहाँ नुकसान हो रहा है, क्या कमियां रह गई हैं, इन सारी चीजों को अगले वाले बजट में हम इंप्रूव करके क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने देखा क्या कि सरकार की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश बजट के माध्यम से किया जाता है, यानी टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसको बजट के थ्रू क्या है, एनालाइज किया जाता है। बजट किसी देश की आर्थिक वृद्धि, यानी बजट जो है वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य संकेतक होता है, यानी इंडिकेटर होता है कि भाई इतना बजट पास हुआ है, इतना हमारा विकास अब 5 साल में होगा। दूसरी चीज आती है कि बजट का ये भी अभिप्राय है कि जो देश का विकास है वह किस दिशा में होगा। उन्होंने कहा कि हम परिवहन सेक्टर के लिए इतना पास कर दिए, एग्रीकल्चर के लिए इतना पास कर दिए, तो वहां प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, अब के बजट में प्रायोरिटी किसे दी गई, स्वास्थ्य एवं कल्याण को, ठीक है, सबसे ज्यादा उसी के लिए पैसा पास किया गया। दूसरी चीज आती है कि कहा गया कि देश का विकास किस दिशा में होगा, इसका निर्णय बजट के विविध प्रावधानों से हो ही जाता है, यानी मालूम हो जाता है कि हम आने वाले भविष्य के लिए जो प्लानिंग करेंगे वो सारी चीजें बजट के प्रावधान से होंगी। अब यहां पर स्थिति आती है कि सरकार का जो बजट है वह किसी देश की आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मापक होता है कि 5 साल में हम कितना गेन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बजट जो है वो सरकार की आने वाली प्लानिंग, और उसके बाद किस चीज पर कितना खर्च होगा, क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, जो देश की पूरी इकोनॉमी है, ओवरऑल जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, इन सारी चीजों के आधार पर तब बजट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है कि हाँ ये प्लान है और उस प्लान के लिए बजट में इतना पैसा जा रहा है। अब यहां पर स्थिति आती है कि बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग है कि नहीं है, किधर ज्यादा हो गया किधर कम हो गया, क्योंकि विकास की स्थिति जो होगी वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की स्थिति आती है, यानी समावेशी विकास, कि विकास अगर एक पेड़ का हो रहा है तो पत्ती का विकास कर रहे हो, जड़ में पानी नहीं डालोगे तो बताइए कि पत्ती का विकास करने से, जड़ में अगर पानी नहीं डालोगे तो पत्ती का विकास कैसे होगा, होगा नहीं ना, क्योंकि जड़ से ही तो वो हरी भरी रहती है। तो स्थिति क्या आती है कि हम जड़ का भी ख्याल रखें और पत्ती को भी बचाने का प्रयास करें, तब तो बैलेंसिंग होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, हमारे कहने का मतलब क्या है कि बजट का संबंध राजकोषीय नीतियों से है जो देश की आर्थिक नीतियों तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। सभी सरकारों का एक न्यायोचित वित्त व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस लाना ही बजट का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब देखिए कि बजट के दायरे में कौन कौन सी चीजें आएंगी। बजट, राजकोष से जो जो चीजें संबंधित होंगी वो बजट के दायरे में आएंगी। जैसे अगर देखा जाए कि अगर हम कहें कि केंद्र सरकार बजट के दायरे में आएगी, राज्य सरकार के कार्य बजट के दायरे में आएंगे, स्थानीय शासन के भी जो संस्थान हैं, लोकल बॉडीज हैं जो
उनको भी बजट के माध्यम से ही रेगुलेट किया जाएगा। यानी कि वित्तीय संसाधनों के द्वारा संपन्न करती है और इन्हीं संस्थाओं के वित्त से संबंधित सिद्धांतों एवं समस्याओं की नीतियों के विधिवत अध्ययन को ही लोक वित्त कहा जाता है। ठीक है, तो हमने चारों तरफ से देखा कि बजट एक सरकारी अवधारणा नहीं है, एक गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ही केवल नहीं है। बजट में क्या आएगा? सरकारी आय और व्यय। ठीक है, दूसरा इसके बाद आएगा जो पब्लिक डेप्ट है, यानी सार्वजनिक ऋण अगर हम कहीं से विदेश से ले रहे हैं तो उसका ब्याज कहां से जाएगा? सरकारी ही जाएगा ना। उसके लिए भी संसद में बोलना पड़ता है कि हमने इतना पिछले साल ऋण लिया था, उधार लिया था और उसका ब्याज इतना 100 करोड़ रुपया हुआ है, तो बजट में ये भी पास किया जाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने लिया था किसके लिए लिया था? जनता के लिए लिया था। तो उसका जो ब्याज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो देना किसका काम है? प्रधानमंत्री का। तो वो जनता के लिए ही कर रहा है ना। तो जनता के लिए कर रहा है तो इसका मतलब उसे संसद में पेश करेगा कि हाँ, इतना बजट है और इसमें से इतना रुपया हमको ब्याज देना है, क्योंकि पिछले साल हमने इतना पैसा उधार लिया था, तो वो भी पैसा किसको दिया है? हमने जनता को ही दिया है। तो उसके बाद वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ये जितनी भी राजकोष की नीतियां हैं, ये सारी बजट में क्या की जाएंगी? शामिल की जाएंगी। तो क्लियर हो गया कि हर पहलू से बजट की स्थिति के म्यूट हो गए सर आप। जितनी भी नीतियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जितने भी राजकोष से निकलने वाले पैसे हैं, जो राजकोष और जनता से संबंधित है, क्योंकि ध्यान रखिएगा बजट में जो पैसा आ रहा है वो भी जनता का ही तो है। तो जो पैसा जनता से संबंधित है उसे हम राजकोष में रखेंगे कि नहीं? सरकार को दिया गया, चाहे टैक्स ले लीजिए, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स ले लीजिए, लाभ ले लीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए, डिविडेंड ले लीजिए, हर चीजें क्या है जो टैक्स के माध्यम से या प्रॉफिट और डिविडेंड के माध्यम से सरकार के पास पहुंची है, उसे हम बजट में कैलकुलेट करेंगे। अब ये बताइए कि रुपया छापना बजट में आएगा कि नहीं आएगा? आरबीआई के द्वारा जो रुपया छापा जाएगा वो बजट के प्रावधान में आएगा कि नहीं आएगा? वो तो नहीं आना चाहिए सर। नहीं आएगा। आना चाहिए सर। नहीं आएगा। अच्छा, आरबीआई रुपया कब छापती है? जब सरकार उसे जब सरकार को जरूरत है, जब सरकार उसे उतना सोना, चांदी या मेटल या विदेशी मुद्रा देती है, तो सरकार कहती है कि भैया 500 करोड़, 1000 करोड़ छाप दो या 10,000, 1 लाख करोड़ छाप दो, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? तुम्हें सोना दे रहे हैं। आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार ने कहा कि हम तुम्हें गारंटी के तौर पर ये सारी चीजें दे रहे हैं, आरबीआई तुरंत छाप देगी। अभी अभी सरकार व्यवस्था कर ले, 5 ट्रिलियन का सोना ला के रख दे, अभी देखिए आरबीआई 5 ट्रिलियन नोटें तो छापनी है, मशीन कागज लगना है ना। तो स्थिति क्या है कि जब तक सरकार उसे उस रुपए के बदले में कुछ गारंटी के तौर पे देगी नहीं, तब तक वो रुपया छापेगी नहीं। तो अब ये बताइए कि अब की सरकार के पास जब इकट्ठा होगा कुछ संसाधन, जब ज्यादा वो उसके पास सोर्सेस ज्यादा मिल जाएंगे, तो अब मान लीजिए सरकार को कहीं मिल जाए, क्या सोना मिल जाए 50-60 किलोमीटर का एरिया, तो उस पर आरबीआई का अधिकार नहीं होगा, उस पर सरकार का अधिकार। ठीक है, अब वो 50-60 किलोमीटर का सोना कई 100 टन निकल जाए, उसके बाद ले जाके वो आरबीआई में रख दे कि भैया ये लो 10,000 मैट्रिक टन सोना निकल गया है, अब इसका नोट छापो। आरबीआई 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन रुपया छाप, तो इसका मतलब कि रुपया छापना भी क्या है, क्योंकि राजकोष में। जी बताइए, बोलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, आप लोग लिखिए भारतीय लोक वित्त। भारतीय लोक वित्त, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूनियन बजट। इंडियन फाइनेंशियल, सॉरी इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ब्रैकेट में लिखेगा यूनियन बजट, यूनियन बजट। अब देखिए इतनी सारी चीजें हम बड़बड़ाए हैं इसलिए ताकि आप शॉर्ट में समझें। ठीक है, जो भी जनता से संबंधित रुपया होगा, जो भी जनता से संबंधित कार्य से संबंधित रुपया होगा,
उसे हम क्या है बजट में रखेंगे। अब ये बताइए कि जो सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो क्या प्राप्त किया गया है, टैक्स, नॉन टैक्स, प्रॉफिट, डिविडेंड, तो क्या ये बजट के सिनेरियो में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। इस पे आएगा देखो सर। बजट ठीक तो है। इसी पे बेस्ड है सर। हाँ ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग, पॉइंट क्या है अब लिखिए, इसमें हिंदी वाले लोग लिखेंगे लिखिए लिखिएगा, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ financial health of government, ब्रैकेट में लिखेंगे गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल एंड लोकल, सेंट्रल एंड स्टेट, ब्रैकेट बंद करिएगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज इन इंडिया। आप लोग लिखेगा, सरकार की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश बजट के अंतर्गत होता है। सरकार की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश बजट के माध्यम से होता है। बजट के माध्यम से होता है। बजट किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर का प्रमुख संकेतक होता है। बजट किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर का प्रमुख संकेतक होता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे पब्लिक फाइनेंस assesses the government revenue and government expenditure of the public authorities and the one or the other to achieve desirable effects. उसी के आगे लिखेगा it is also related to overall economic activities. It is related to overall economic activities in the country. ठीक है। हिंदी वाले लोग अब थोड़ा ध्यान देंगे, अंग्रेजी वाले लोगों को लिखवा दिए हैं क्या, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कि जो भी रेवेन्यू सरकार के द्वारा प्राप्त होता है वो भी बजट में रहेगा। जो एक्सपेंडिचर किसके लिए खर्च किया गया हो, ध्यान रखिएगा, पब्लिक से प्राप्त किया गया हो और पब्लिक के ऊपर क्या है खर्च किया गया हो। अब आप जरा कोई चीज ऐसी बताइए कि जो सरकार के द्वारा पब्लिक के लिए ना खर्च किया गया हो। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीजें पब्लिक के लिए ना खर्च की गई हो वह बजट में नहीं आएंगी, यानी राजकोष में नहीं आएंगी। अब उत्तराखंड में अगर बाढ़ आई, सेंट्रल ने पैसा पास कर दिया, ये क्या ये बजट में था? नहीं था सर। हमने कहा कि हमने 30 तारीख को सैलरी पाए तो घर का राशन पानी, बिजली का पानी, सबका खर्चा बनाए, बजट बनाए कि हाँ 1 तारीख को मैडम जी ला के दे देंगी।
और उसके बाद क्या है, उसमें पता चला कि 50,000 था, 30,000 रुपया तो बजट बन गया। लेकिन ये तो बजट नहीं था ना कि 15 दिन बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो वो क्या है, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे स्थिति क्या है, उत्तराखंड में ऐसी त्रासदी आ गई, तो सरकार को 10,000 करोड़ रुपया अलग से तुरंत एडवांस में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्या ये बजट में था? नहीं था। अब ये जो पैसा सरकार पास कर रही है, इस पैसे को कहां इंक्लूड करेगी? अगले बजट में, कि हमने ये पैसा दिया था, तब वहां से वो संसद से पास होगा कि हाँ इन्होंने। अब ये बताइए, ये पैसा भी राजकोष के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि वो सारे पैसे जो पब्लिक के द्वारा प्राप्त किए गए हैं सरकार को, और वो सारे पैसे जो पब्लिक के लिए सरकार खर्च कर रही है, वो सारे बजट में राजकोष में आएंगे। तो यहां पर आप लोग हिंदी वाले लोग लिखेंगे लोक वित्त में सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, खर्च किया गया, प्राप्त किया गया, खर्च किया गया। अंग्रेजी वाले भी लोग इसको लिख लेंगे अगर उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लिखवा दिए हैं रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो लिखवा दिए हैं। खर्च किया गया, बाकी अलग से उस एग्जाम्पल में लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, रेवेन्यू रिसीव्स, एक्सपेंडिचर, डेप्ट अमाउंट, अभी आगे हम लिखवा रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। खर्च किया गया, ये बताइए अगर सरकार उधार ले रही है तो ये भी राजकोष के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखिएगा, उधार लिया गया, उधार लिया गया, या छापी गई मुद्रा, या छापी गई मुद्रा, छापी गई मुद्रा, छापी गई मुद्रा, वे सभी मामले, वे सभी मामले, वे सभी मामले जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं जिनका संबंध जनता से होता है। जनता से होता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, अब इसको हम लिखवा दे रहे हैं, कैटेगराइज कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसको आगे लिख लीजिएगा, अभी इन लोगों को लिखवाए हैं वो सारी चीजें लिखवा दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पहला है पब्लिक इनकम, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले लोग लिखते चलेंगे आगे पैराग्राफ चेंज करके। लोक वित्त का अर्थ मात्र सरकारी आय व्यय की अवधारणाओं से नहीं है। लोक वित्त का अर्थ मात्र सरकारी आय व्यय की अवधारणाओं से ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत पब्लिक इनकम हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा है पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट, चौथा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर पब्लिक डेप्ट की बात क्या है? पब्लिक डेप्ट के बाद है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लोक वित्त का अर्थ मात्र सरकारी आय व्यय की अवधारणाओं से ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति आदि शामिल होते हैं, तथा राजकोषीय नीति आदि शामिल होते हैं, आदि शामिल होते हैं। अंग्रेजी वाले सर लोग एक हो बार गया। रिपीट कर दीजिए। सर इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, हाँ, इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन,
तथा राजकोषीय नीति आदि शामिल होते हैं। राजकोषीय नीति आदि शामिल होते हैं। अंग्रेजी वाले लोग हो गया है? जी सर, इकोनॉमिक जी सर। स्टेबिलिटी तक हो गया। हाँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करते हैं। थोड़ा फ्रंट पे आइए सब लोग, ठीक है। अब यहाँ मुद्दा ये है कि पहला तो उठाते हैं हम क्या, सार्वजनिक आय। हिंदी वाले लोग भी समझते जाएंगे, सार्वजनिक आय, और अंग्रेजी में उसे बोलेंगे पब्लिक इनकम। अब ये बताइए कि जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था क्या कि हमारे पास दो प्रकार से, देखिए, टैक्स रिवेन्यू रिसीव्स और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीव्स। इसी दो में सारा पैसा सरकार के पास आ जाता है। अब टैक्स रिवेन्यू रिसीव्स में क्या होगा, एक टैक्स रिवेन्यू रिसीव्स होगा और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स में दो पार्ट होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी कि जो व्यक्ति और व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की गई संस्था पर लगता है, तो यानी एक छोटे व्यक्ति की इनकम से लेकर और एक कंपनी की इनकम तक ये लगेगा डायरेक्ट में। ये पैसा सरकार क्या कर रही है, पब्लिक इनकम यानी सार्वजनिक आय हो रही है। जो दे रहा है उसके लिए तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो आ रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है। अब स्थिति क्या आती है कि ये जो इनकम हो रही है तो कुछ डायरेक्ट टैक्स से हो रही है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स से हो रही है। क्लियर? आवाज आ रही है हमारी? जी सर, क्लियर। यस सर। जी सर। एक मिनट रुक गया, तो लग रहा है डेटा खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे हम करते हैं। बस हो रखिएगा। आ रही है आवाज? यस सर। यस जी सर। चलिए यस चलिए, सर। ठीक है। ठीक है, तो हमने पब्लिक इनकम की बात की, तो इसका मतलब कि टैक्स से आएगा, नॉन टैक्स से आएगा, और उसके बाद जो नॉन टैक्स की बात करेंगे तो इसमें पीएसयू आ जाएंगे। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट की चीजें होंगी, यानी जैसे आप कंपनी देखते हैं, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सरकार किसी में अपना शेयर लगाई है, तो जहां उसका 100% शेयर है वहां से तो वो लाभ ले लेगी, प्रॉफिट ले लेगी। और जहां पर उसने शेयर लगाया है वहां पर वो लाभ का कुछ परसेंट ले लेगी, यानी कि जितना शेयर लगाया है उतना परसेंट ले लेगी। तो लाभ का अंश लेगी, तो इसका मतलब वो क्या ले रही है, लाभांश। लाभांश को अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जो इनकम सरकार के पास रिसीव हो रही है, ये किससे संबंधित है, जनता से संबंधित है। ठीक, जनता से संबंधित है। तो ये इसको हम सार्वजनिक आय में ले लेते हैं। और सार्वजनिक व्यय क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है, ये जो बजट पास हो रहा है ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर ही तो है। किसके लिए पास हो रहा है, हमने कहा था कि वो सभी मामले जो जनता एवं मुद्रा से जुड़े हुए हैं। तो जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्रा खर्च होगी वो उसको राजकोषीय हम क्या है, सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर मिलेंगे। अब ये बताइए तीसरा पॉइंट सार्वजनिक ऋण है यानी पब्लिक डेब्ट है। तो इसका मतलब कि अगर हम वर्ल्ड बैंक से कहीं उधार ले रहे हैं तो अपनी जनता के लिए ही तो ले रहे हैं, ये भी स्थिति आती है। चौथा पॉइंट है कि वित्तीय प्रशासन। जो ये वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाया जाएगा, जो यहाँ पर जो लोग काम करेंगे, जो एक्सपेंस हो रहा है इस प्रशासन पे, तो ये अब अगर देखा जाए कि वित्तीय प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंस रिलेटेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर नॉर्मल हम एक एग्जांपल दें कि एक जिले में डीएम से लेकर चपरासी तक नौकरी करते हैं, किसके लिए, जनता के लिए। जनता के लिए। जनता के लिए। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आप ही को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस विभाग है, अलग अलग विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं सबको सरकार सैलरी दे रही है, तो खर्च है कि नहीं,
जी ठीक है। अब टीचर सारे लोग, अगर मान लीजिए इसमें से ढेर सारे लोग टीचर हैं, तो उनको तनख्वाह मिल रही है, तो ये क्या है, पब्लिक के लिए तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो जनता का ही तो कल्याण हो रहा है। तो इसका मतलब कि सबकी सैलरी भी तो क्या है, राजकोषीय व्यवस्था से ही आएगी, पेंशन भी राजकोषीय व्यवस्था से आएगी। उसके बाद आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर हमारे यहाँ सरकारी कंपनियां या कुछ इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि व्यक्ति क्या करेगा, परमानेंट नौकरी करेगा। ठीक है, तो क्या आर्थिक स्थिरता लाना भी राजकोष की जिम्मेदारी है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ जो बड़े बड़े मेन पॉइंट थे कि हमने देखा कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन एवं आर्थिक स्थिरता। तो हमने ये देखा कि ये बड़े बड़े मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं कि वो सभी मामले जो जनता से जुड़े हुए हैं, मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आ रहा हो चाहे वो जा रहा हो, बस उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जनता ही होनी चाहिए। वो सारे मामले हम कहां रख देंगे, राजकोष में। ठीक है, उसका सारा पैसा राजकोष से खर्च होगा। अब देखिए कि इसमें पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे सार्वजनिक आय क्या होती है, पब्लिक इनकम। सर पहली हेडिंग डालिए पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय। एक हाँ क्वेश्चन है, ये जो पीएम हाँ। केयर फंड होगा तो ये भी पब्लिक इनकम में आएगा फिर? नहीं, पीएम केयर फंड जो है वो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए जो संचित निधि है, जो एक कंसोलिडेटेड फंड है हमारे यहाँ, हम्म, ठीक है, संविधान में, और दूसरा बनाया गया है कंटिजेंसी फंड, हम्म, ठीक, और तीसरा बनाया गया है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जाता है वो आपका एलआईसी वाला, बीमा वाला, ये सारा पैसा जाता है। तो आपको मालूम है कि पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या, कि बीमा जब हम करवाते हैं तो आपको मालूम है कि हर व्यक्ति बीमा करवाता है, एलआईसी वाली बात होती है। हम्म, अगर आप नौकरी पाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, कि हम इंश्योरेंस करवाएं। तो आपको नहीं लगता है कि वो बीमा 20 साल के लिए होता है, 15 साल के लिए होता है, 30 साल के लिए होता है? तो उस, अब देखिए सरकार क्या कर सकती है, जो सबसे ज्यादा पैसा गिरता है, जो सबसे ज्यादा सरकार को प्रॉफिट होता है, वो सबसे ज्यादा कहां होता है, संचित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। ठीक, लेकिन ये हुआ कि इसमें से पैसा तभी निकल सकता है जब सदन जिंदा हो। सदन का मतलब क्या, जब संसद में बहस हो, क्योंकि बिना संसद में बहस की, क्योंकि पब्लिक का पैसा है वो संचित निधि में जो भी पैसा है वो टैक्स, नॉन टैक्स, और उसके बाद डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सारा पैसा आया है। ठीक है, तो उसमें से पैसा प्रधानमंत्री अपने मन से नहीं निकाल सकता है। उसके लिए क्या होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष सुनेगा कि हाँ ये पैसे की जरूरत है, तब पूरी लोकसभा उस पर विचार करेगी, समितियां हैं, तब पारित होगा कि हाँ इतना पैसा इसके लिए बजट, तब वो प्रधानमंत्री के पास थोड़ी ना पैसा होगा। लेकिन ये स्थिति आ गई कि जो सबसे ज्यादा पैसा है, जो सरकार, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वो यूज करेगी। तो यूज करेगी, कैसे यूज करेगी, बिना संसद में कोई चीज पेश किए वो निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। क्यों? क्योंकि तभी निकाल पाएगी जब जनता की अनुमति होगी। और जनता का मतलब क्या, कि 10 लाख जनता बराबर एक एमपी। ठीक है, अगर एक एमपी चिल्ला रहा है सदन में, तो इसका मतलब कि 10 लाख जनसंख्या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजी है। ठीक है, तो अब यहां पर आया कि हाँ मेजोरिटी है, अब सारे सांसद, सारे एमपी एमएलए तैयार हो गए कि नहीं, हाँ ये चीजें सही हैं, अगर गलत होंगी तो विपक्ष अपने आप उंगली उठाएगा कि अनायास पैसा निकाल रहे हैं। अभी वही राफेल के लिए जुगाड़ लगा लिए, कितना हंगामा हुआ। तो ये ना सोचिए कि हाँ आपके पास वॉलेट है, आप सरकार पे बैठे हो, तो जब मन करेगा तब पैसा संचित निधि से निकाल लोगे, नहीं। उसके लिए सदन जिंदा होना चाहिए। अगर मान लीजिए, एक कंडीशन देखिए, अगर मान लीजिए कि सरकार भंग हो गई, यानी लोकसभा भंग है, और इस समय किसका शासन होगा, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति का शासन होगा। अब यहाँ मुद्दा ये था कि कंसोलिडेटेड फंड से तभी पैसा निकाला जा सकता है जब सारी जनता तैयार हो। तो जनता तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी गिर चुकी है। तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल पाना पॉसिबल है?
नहीं है, क्योंकि जब तक संसद में नहीं बहस है। नहीं होगी, जब तक कोई चीज रखा नहीं जाएगा, तब तक वो नहीं निकलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि ये हुआ कि मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाए और युद्ध हो जाए, सरकार गिर जाए, क्योंकि आपात 352, 56 और 60 3 लग जाएगा अगर, तो स्थिति आ जाएगी। उस समय राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रधान होगा, तीनों सेनाएं मैनेज करेंगी। अब हमको बम गोला टैंक की जरूरत है, तो पता चल रहा है कि पैसा रहते हुए भी हम बर्बाद हो जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तब तक नहीं निकलेगा जब तक संसद में बहस नहीं होगी, बजट नहीं पेश होगा। और बजट पेश कौन करे, सरकार तो है ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, एक कंटिंजेंसी फंड की स्थापना की गई, इमरजेंसी फंड। और उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल क्या है, राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन अगर सरकार चल रही है तो इसका मतलब कंटिंजेंसी फंड का दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो अगर गया। सरकार गई तो कंटिंजेंसी फंड का दरवाजा खुल गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर नॉर्मली कंडीशन में सरकार गिर गई हो और ऐसी कोई आपात की स्थिति ना हो, तो राष्ट्रपति के लिए भी कंटिंजेंसी फंड का दरवाजा नहीं खुलेगा। क्लियर? यानी कि राष्ट्रपति उस दरवाजे से पैसा तभी निकाल सकता है जब 352, 56 लगा हो, यानी वित्तीय आपात की स्थिति हो, समस्या है क्या, युद्ध की स्थिति हो, तब तो राष्ट्रपति के लिए है। क्लियर? अब ये देखिए कि वो पैसा संचित निधि से ही आएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड है उसी के थ्रू आएगा, लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाल। यहाँ पे क्या है कि 500 करोड़ कुछ व्यवस्था रख कर दी जाती है कि ये कंटिंजेंसी फंड से निकालेगा कि भैया जाओ तोप ले आओ, पाकिस्तान को दागना है, हमारे पास घट गया है, तो पैसा निकाल के देगा। ठीक है, तो पैसा निकाल के जब देगा तो स्थिति क्या होगी, उसमें फिर उतना पैसा आ जाएगा, जितना पैसा वो कंटिंजेंसी फंड से निकालेगा, संचित निधि से पैसा उसमें आ जाएगा। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। लोकसभा भंग हो गई कोई बात नहीं, राज्यसभा वो काम करती रहती है 6 साल, इसीलिए उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये भी मालूम है आपको। ठीक है, तो अब स्थिति क्या आती है कि कंटिंजेंसी फंड में कौन इस्तेमाल कर सकता है, आपातकाल में केवल राष्ट्रपति उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपातकाल नहीं है तो उस कंटिंजेंसी फंड का भी दरवाजा राष्ट्रपति के लिए क्या है, बंद है। बंद है। अब देखिए, तो इसका मतलब कि 2 हो गए। राजकोषीय नीति में हम क्या देखे, तो हमने तो देखा कि राजकोषीय नीति का सिर्फ अगर देखा जाए तो एक उदाहरण है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। और तीसरा अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट, जिसे लोक लेखा निधि कहते हैं। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि आदमी के इंश्योरेंस, बीमा, इन सारी चीजों का पैसा गिरता, सबसे ज्यादा पैसा उसी में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो टैक्स और लाभ नहीं है, उसमें वो सरकार के पास जो इकट्ठा हो रहा पैसा पर डे लगभग 15,000 से 17,000 करोड़ केवल LIC गिराती है उसको उसमें। ठीक है, तो अब मुद्दा ये आता है कि उसमें से पैसा गवर्नमेंट अपने क्रेडिट पे उठा सकती है अगर इमरजेंसी हो गया तब। क्यों? क्योंकि वो इनकम नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो कह गया कि पब्लिक अकाउंट है। तीसरा वाला जो फंड है वो पब्लिक अकाउंट है, यानी कि अगर वो बीमा कराया है व्यक्ति तो 20 साल बाद उसमें सूद ब्याज सहित वो एक्स्ट्रा पैसा सरकार को बीमा के थ्रू देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि उसमें से सरकार पैसा वर्तमान की उठा सकती है। जैसे अभी आपदा आई तो सरकार उठाई होगी उसी में से पैसा, किसमें से, लोक लेखा निधि से, क्योंकि उसमें कैश रहता है। सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उठाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उठाए और अगले साल उसमें डालना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे ये, उसमें से इमरजेंसी में से 10,000 करोड़ निकाल लिए, क्योंकि बजट का तो प्रावधान हो चुका था। अब इमरजेंसी से उससे निकाल लिए, अगला बजट जब पास होगा तो ये चिल्लाएंगे कि हमने 10,000 करोड़ उत्तराखंड के लिए पास किया था, हमने पब्लिक अकाउंट से पैसा पास किया था, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 10,000 करोड़ बजट पास होगा किसमें डालने के लिए, पब्लिक अकाउंट में डालने के लिए, कि उसको बराबर करो। किसी भी सरकार के जाने से पहले उस अकाउंट में पैसा क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो अब यहां पर ध्यान रखिए कि यही 3 मेन फंड है। पीएम केयर फंड की स्थिति क्या होती है कि उसकी स्थापना की गई है कि अगर जनता चाहे तो उसमें अपना स्वेच्छा से क्या कर सकती है, दे सकती है। सरकार को उसमें से भी जो खर्च करना होगा उसको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा किसका है, जनता का है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा
कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत हमने क्या कहा कि जनता से संबंधित सारी चीजें आ जाएंगी जो जनता के लिए व्यवस्थित की गई हैं। तो अगर पीएम केयर फंड को हम एक तरफ से देखें तो संविधान के प्रावधान में वो नहीं है, एक्स्ट्रा बनाया गया है, लेकिन उसमें भी पैसा जो आ रहा है उसका भी सरकार को राजकोष में हिसाब देना पड़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा बजट में नहीं। तो इसका मतलब उसे हम पूर्णतः राजकोषीय नीति में क्या करेंगे, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है कि अब की साल दी हो ना, अगले साल नहीं देगी, तो यही तो स्थिति आती है। लेकिन अब अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, लेकिन इमरजेंसी के लिए जो कोई चीज टेम्परेरी होती है तो उसे हम इस तरह से नहीं ले सकते हैं, यही मुद्दा आता है। क्लियर हो गया? बोलिए, यस सर। क्लियर है? सर यस। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें आएंगी। तो अब आप लोग आगे हेडिंग डालेंगे लोक वित्त, पब्लिक या सार्वजनिक आय, पब्लिक लोक, हाँ सार्वजनिक आय, पब्लिक फाइनेंस, या आबलिक करके लिख सकते हैं इनकम, पब्लिक इनकम। हिंदी वाले लोग लिखे हैं सार्वजनिक आय। यस सर लिखिए। यस सर। ठीक है, लिखेगा इसमें सार्वजनिक आय से आशय सार्वजनिक आय से आशय सरकार को किसी एक वर्ष में पब्लिक इनकम एंड इन डिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशन। आप लोग जरा लिखिए, पब्लिक इनकम एंड इन डिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशन ऑफ public finance operation include all income and receipts of the government through various sources। सार्वजनिक आय से आशय सरकार को किसी एक वर्ष में विभिन्न स्रोत से प्राप्त होने वाली आय से है। सरकार को किसी एक वर्ष में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से है। आय से है। इसमें वे सभी मामले आते हैं, एवरी फॉर्म ऑफ द मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम, एवरी फॉर्म ऑफ द मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम, सभी मामले आते हैं जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं, जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं। जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं। जी सर लिख लिया। ठीक है, इस विषय में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं की जाती है, इस विषय में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं की जाती है चर्चा नहीं की जाती है कि देश के कितने संसाधन का उपयोग सरकार, कि देश के कितने संसाधन का उपयोग सरकार अपने लिए करेगी, अपने लिए करेगी, बल्कि धन के उपयोग करने की
बल्कि धन के उपयोग करने की कार्य क्षमता पर भी बल दिया जाता है। कार्य क्षमता पर भी बल दिया जाता है। आप लोग क्या लिखे हैं? एवरी फॉर्म ऑफ द मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम। हिंदी वाले रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। यार कितनी धीरे धीरे 3-3 बार बोल रहे हैं, कितनी बार बोलवाओगे? इंग्लिश सर धीरे धीरे बोल रहे हो आप, हिंदी फास्ट बोल रहे हो। उल्टा। इंग्लिश तो हम एक बार बोल रहे हैं। लिखिएगा, नहीं, इस विषय में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं की जाती है कि देश के कितने संसाधन का उपयोग सरकार अपने लिए करेगी, बल्कि धन के उपयोग करने की कार्य क्षमता पर बल दिया जाता है। कार्य क्षमता पर बल दिया जाता है। ठीक सर। जी, अंग्रेजी वाले लोग कहां तक लिखे हैं? एवरी फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ इनकम। द मनी, नेचर ऑफ इनकम के आगे बताना है। नेचर ऑफ इनकम, इसमें नेचर ऑफ इनकम में उसके बाद कामा करके लिखेगा, अर्निंग रेवेन्यू फॉर ए फर्म, अर्निंग रेवेन्यू फॉर ए फर्म आर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या चीजें हैं कि वो सारी चीजें जुड़ी होंगी जो हमें जो मुद्रा से जुड़ी हुई चीजें हैं और जनता के द्वारा जो रिसीव की जा रही हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, क्या कि इसमें रेवेन्यू, जैसे देखते हैं राजस्व, ठीक है, एक कहलाता है राजस्व, रेवेन्यू, और दूसरे की स्थिति आती है कि वो प्राप्ति होती है। केवल प्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि अगर गैर राजस्व और राजस्व की बात आती है। जरा रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू में अंतर करके देखिए क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या? टैक्स। टैक्स आएगा रेवेन्यू में? आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? राजस्व जो सरकार को राज्य के द्वारा आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? राजस्व। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा एक गैर राजस्व है, यानी रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू, यानी कि कहा जाता है रेवेन्यू का है एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम अर्निंग आर रेवेन्यू फॉर ए फर्म अ गवर्नमेंट विच डू नॉट इंक्रीज फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्थिति क्या है कि जो टैक्स है और जो सारी चीजें हैं, यानी कि किसी कंपनी या सरकार द्वारा पैसे के उपार्जन जिसके कारण सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि ऐसे टैक्स हैं, टैक्स अगर आता है तो इसका मतलब कि जरूरी थोड़ी ना कि सरकार के ऊपर लायबिलिटी है कि आपसे हम इतना लिए हैं तो आपको हमको इतना देना है, जरूरी नहीं ना है। अब ये देखिए सरकार ने ये जरूरी नहीं समझा, सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? मध्यम वर्ग के लोग ही देते हैं, छोटे मोटे टैक्स वाले, ठीक है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई आपके बजट में? नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो क्या कह रहा है कि किसी कंपनी या सरकार द्वारा पैसे के उपार्जन का मतलब कि ऐसा आय का स्रोत जिसके कारण सरकार पर कोई वित्तीय भार ना पड़े। स्थिति आती है कि सरकार अगर टैक्स वसूलती है, जीएसटी लागू कर दी, तो क्या उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है कि हम ये करेंगे ही? वो हर काम कर सकती है, नहीं मन करेगा नहीं करेगी। अब वो अलग की बात है कि हाँ वो अपना कर्तव्य समझे तो करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भार नहीं। लेकिन नॉन रेवेन्यू जो सरकार के राज्य के द्वारा जनरेट नहीं होती है, यानी कि इसमें क्या लेंगे? प्रॉफिट, किसी कंपनी या सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति जिसे आय या उपार्जन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है,
जैसे उधार, हम्म, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लिए हैं तो हमको क्या है, पे करना पड़ेगा बाद में देना कभी भी ना कभी। देना पड़ेगा। पड़ेगा, ठीक है। तो राजस्व में वो सब चीजें आएंगी जिस, बस इतना याद रखिएगा कि जिसको प्राप्त करने के बाद सरकार को कोई लायबिलिटी नहीं निभानी होती है, लेकिन ऐसी चीजें जिनको लेने के बाद उसकी एक क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, क्या कि हमें मूलधन भी देना है और ब्याज भी देना है हर साल। लेकिन जनता के लिए अब फिर अगर कुछ नहीं पास किया गया तो ये लायबिलिटी नहीं, अगले में पास करेंगे, ब्याज थोड़ी ना देना। तो यहां ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें जो क्या है, जो सरकार प्राप्त करे तो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती जाए, यानी जिम्मेदारी बनती जाए, ऐसी चीजें आएंगी गैर क्या है, राजस्व में। और जिसपे गैर कोई भी राजस्व। लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है वो कहलाती है क्या, राजस्व। अब राजा अगर टैक्स वसूलता है तो उसकी लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो अपना मन है कि सड़क बनवाएगा, कि नहर खुदवाएगा, कि हवाई जहाज चलवाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर राजा किसी पड़ोसी राज्य से उधार लेता है तो वो होती है क्या, लायबिलिटीज। तो ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू ऐसी चीज है जिसे दो भागों में बांटेंगे, एक नॉन रेवेन्यू की बात आएगी, एक रेवेन्यू की बात आएगी। तो रेवेन्यू में सिर्फ लायबिलिटी होगी, सॉरी रेवेन्यू में लायबिलिटी नहीं होगी, और नॉन रेवेन्यू में क्या है, बस अंतर इतना है कि लायबिलिटी होगी। हाँ बोलिए। सर कंटेंजेंसी फंड भी एक तरीके से लायबिलिटी होगा फिर तो सरकार के लिए, नहीं, क्योंकि कंटिजेंसी फंड उसमें से निकालेगा फिर उसके बाद वापस भी डालना पड़ेगा, नहीं या नहीं, उसका उसमें खर्चा से बाद। कहाँ वापस डालना पड़ेगा, उसमें से कहाँ डालना पड़ेगा, राष्ट्रपति कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि देखिए दो फंड बनाया गया। हाँ। हमने अभी बताया, एक पब्लिक सॉरी जो लायबिलिटी है वो पब्लिक अकाउंट की है। तीन फंड है ना, एक कंटिजेंसी फंड है, एक कंसोलिडेटेड फंड है, एक पब्लिक अकाउंट है। तो पब्लिक अकाउंट में पब्लिक का पैसा है और वो बीमा का पैसा है। तो ध्यान रखिएगा वो पैसा उसको 20 साल में वापस करना है। तो इसका मतलब क्या कि वो उधार नहीं लेती है संसद कि तुम 400 करोड़ निकाल दियो अगली सरकार में तुरंत, वो उनकी सरकार जाने से पहले वो उसको भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा वो लायबिलिटी है, पब्लिक अकाउंट से अगर पैसा निकला तो सरकार की लायबिलिटी होगी, क्योंकि वो रखा हुआ क्या, कि जैसे हमारे पास पिताजी का एटीएम, ठीक, तो अगर हम उससे इमरजेंसी में पैसा निकालते हैं तो उसमें हमारी लायबिलिटी हो जाती है कि हमको डालना है उसमें, एक कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ स्थिति आती है कि हम अपने अकाउंट से, लेकिन उनके अकाउंट से निकालते हैं तो इमरजेंसी से ही निकालते हैं ना, तो उनके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा तो फोन करेंगे, वो लायबिलिटी हो गई क्या, कि काहे निकाले हो 50,000। तो हमको हिसाब, पहले तो हमको बजट बना लेना पड़ता है, क्या कितना इतना बताएंगे, तो भले झूठो बनाना पड़ता है लेकिन बनाना पड़ता है कि हाँ नहीं इमरजेंसी थी तब निकाले हैं। नहीं तो बाकी क्या है, कंटिजेंसी फंड क्या है, जैसे एक तो हमको संचित निधि हमारा खर्चा आता है, ठीक है, जो हम काम करते हैं। दूसरा जो कंसोलिडेटेड फंड से हमारा खर्चा आता है कि हम अपना काम करते हैं वो हमारा आ रहा है। अब हमारा काम नहीं है तो हम कंटिजेंसी फंड यानी माता जी के अकाउंट यूज करें, इमरजेंसी वाला, ठीक है, तो उसमें भी हमको नहीं देना है। लेकिन अगर पापा वाला अकाउंट यूज करेंगे तो ध्यान रखना पब्लिक अकाउंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमको 25,000 निकाले हैं तो हम, और उनके अकाउंट से हम तभी निकालेंगे, आपको मालूम है कि उसमें मैसेज जाएगा तुरंत, अभी तुरंत हिसाब लेंगे कि 50,000 का करोड़ निकाले, ठीक है। तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा कि हाँ पिताजी हम 10 दिन के बाद इसमें डाल देंगे, कुछ इमरजेंसी थी तो निकल गई, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें नहीं डाले तो हमको लगता है कि पिताजी हमारा एटीएम वहीं बंद करवा दे, कि बार बार पैसा निकाल लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई। तो सरकार जब एक बार निकाल लेगी और डालेगी नहीं तो अगली बार तुरंत संसद रोक लगा देगी कि बिल्कुल पब्लिक अकाउंट छूना नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये। तो अब इसमें देखिए फिर तो ये रेयर रेवेन्यू केस में होगा आते हैं हम जिसमें लोग, गवर्नमेंट निकालती होगी पब्लिक हाँ? फंड से, तो रेयर केस होगा ना, अगर मतलब वैसे देखे जाए तो नहीं, जनरली, तो मतलब हमने वही तो बताया कि वो रेयर केस में तो निकालेगी, पब्लिक अकाउंट है उसमें से पैसा उठाने का मतलब क्या, तुमको रखना है तो रेयर केस में तो जब कहीं से नहीं दिखता है व्यवस्था तब तो उसमें से उठाएंगे, तो बहुत रेयर केस में उसको उठाती है, ठीक है। अब जरा इसमें लिखिएगा रेवेन्यू वाले में पहले लिखिएगा रेवेन्यू, राजस्व, राजस्व, रेवेन्यू रिसीव्ड अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे,
और हिंदी वाले लोग लिखेंगे राजस्व प्राप्ति। लिखेगा किसी कंपनी या सरकार द्वारा पैसे के उपार्जन किसी कंपनी या सरकार द्वारा पैसे के उपार्जन उपार्जन अर्जन नहीं, उपार्जन की बात हो रही, द्वारा पैसे के उपार्जन ब्रैकेट में लिखेंगे आय के रूप में, आय के रूप में आ रहे हैं, उपार्जन जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता है, जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता है, वित्तीय भार नहीं पड़ता है, उसे राजस्व कहा जाता है, उसे राजस्व कहा जाता है। उसे राजस्व कहा जाता है। आप लोग लिखेंगे अर्निंग आर रेवेन्यू, अर्निंग आर रेवेन्यू फॉर ए फर्म, अर्निंग आर रेवेन्यू फॉर ए फर्म आर गवर्नमेंट which do not increase financial liabilities, which do not increase financial liabilities of the government, of the government. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे गैर राजस्व प्राप्ति, अभी थोड़ा सा हटा दीजिएगा क्योंकि प्राप्त, चलिए लिखिए गैर राजस्व, आप लोग नॉन रेवेन्यू लिखिए, गैर राजस्व या नॉन रेवेन्यू, क्योंकि चीजें अभी आगे जब आप लोग पूरा पढ़ेंगे बजट तो उसमें थोड़ा मैटर फंसेगा, क्योंकि अभी कटौती प्रस्ताव है, नीतिगत प्रस्ताव है, सांकेतिक कटौती चौथा चरण है, उसके बाद उसमें अभिभाषण होगा, तो ये सारे जब टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर रहेगी तो आगे जो पढ़ेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। इसमें लिखेगा किसी कंपनी या सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति, किसी कंपनी या सरकार द्वारा वैसे धन की प्राप्ति, एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन, एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन, किसी कंपनी या सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति जिसे आय या उपार्जन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जिसे आय या उपार्जन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, रखा जाता है, गैर राजस्व स्रोत कहलाता है, गैर राजस्व स्रोत कहलाता है। एवरी रिसीविंग नहीं सॉरी एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन विच इज नॉट इनकम, which is not income or earning, not income or earning for a firm or government is considered a non-revenue source, is considered a non-revenue source if the increased financial liabilities, if the increase फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो क्लियर हो गया कि जो राजस्व होता है उसमें सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है कि हमें इसका कुछ कर्ज चुकाना है, हमें डेवलपमेंट पास करना, हमको कैसे पास करना, कहाँ कितना खर्च करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जा रही है तो अपने आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये राजस्व नहीं है, ये क्या है, नॉन रेवेन्यू रिसीव्स है। तो यानी कि जहां लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती है
वो अपने आप समझ लीजिएगा क्या है, गैर राजस्व है, यानी वो राजस्व नहीं है। अब एग्जाम्पल में लिख लेंगे इसमें, हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले। वहां तो आपको समझ में आ गया, वहां तो हम ढेर सारा अगर एग्जाम्पल लें तो बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि वहां टैक्स भी आएगा, वहां प्रॉफिट भी आएगा, वहां डिविडेंड भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहां पर आएगा ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति, ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति, मनी राइज्ड बाय बारोइंग। ठीक है, ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति। क्लियर हो गया, राजस्व क्या है और नॉन। अब फाइनल एक लाइन लिखे, प्राप्तियां, रिसीप्ट्स। अगली हेडिंग डालेंगे रिसीप्ट्स। सर एक बार एग्जांपल रिपीट कर दो नॉन रेवेन्यू का। नॉन रेवेन्यू का है मनी राइज्ड बाई या मनी बारोइंग बाई, सॉरी मनी राइज्ड बाई बारोइंग। हम जैसे विश्व बैंक से उधार लेते हैं तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है ना। यस सर। कि हमको उधार चुकाना। अब देखिए हम क्या लिखवा रहे हैं, प्राप्तियां। वहां एक जो वर्ड लिखे होंगे आप लोग, राजस्व प्राप्ति या गैर कर प्राप्ति, काट दीजिएगा, वहां प्राप्ति को हटा दीजिएगा, क्योंकि अभी आगे हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप। अब हमने देखा क्या, प्राप्तियां। प्राप्तियां का मतलब क्या, रिसीप्ट्स। कौन कौन से रिसीप्ट्स, प्राप्तियों की बात हो रही है। टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट आ जाएगा ना, ठीक है, हाँ, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड नॉन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ये दोनों मिलकर बनेंगे क्या, रिसीप्ट। सरकार के पास दोनों तरफ से तो पैसा आता है ना। सरकार क्या करती है, एक तो टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स लेती है, टैक्स से पैसा आया तो टैक्स से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से आया। उसके बाद एक नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स आता है, तो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, नॉन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, उधार का पैसा है। तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया, टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड नॉन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी टोटल मिला के तीनों मिलके बनती है क्या, ओवरऑल पैसा। क्योंकि जब बजट पास होता है तो आपको मालूम है कि टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि दो ही तरफ से पैसा आएगा, एक कर से प्राप्त हुआ पैसा, एक लाभ यानी गैर कर राजस्व जो आएगा, ये दोनों आएंगे। तीसरा क्या आएगा, जो घटेगा पैसा हम उसको उधार लेंगे, जो घटेगा पैसा उसको हम उधार लेंगे, तो वो क्या है, वो टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट है नहीं। नॉन टैक्स है नहीं, वो लाभ भी नहीं है, क्योंकि नॉन टैक्स में लाभ और डिविडेंड आएगा। ये क्या है, नॉन रेवेन्यू है, नॉन रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि इसको लेने के बाद सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो प्राप्तियां हैं जो रिसीव होगी, उसमें क्या क्या आएगा, एक तो टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट आएगा, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा नॉन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, टैक्स नहीं आएगा यहाँ, नॉन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी कि ऐसा पैसा जिसके लिए हमें उसको फिर से चुकाना पड़ेगा। तो ये तीनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम क्या, प्राप्तियां। अब इसमें आप लोग लिखिएगा प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व, राजस्व तथा गैर राजस्व स्रोतों को every receiving of money, राजस्व तथा गैर राजस्व स्रोतों से, गैर राजस्व स्रोतों से सरकार को प्राप्त होने वाली धन, सरकार को प्राप्त होने वाले धन के कुल योग को, के कुल योग को, के कुल योग को प्राप्ति कहते हैं। एवरी रिसीविंग ऑफ मनी टू अ गवर्नमेंट, टू अ गवर्नमेंट बाय रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू, revenue and non-revenue source is a receipts, source is a receipts. It is also called total receipts. It is also called
टोटल रिसीव्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहां देखिए यस सर। राजस्व और गैर राजस्व। तो देखिएगा राजस्व में अभी आगे हम चलेंगे तो राजस्व में दो भाग करेंगे, एक कर राजस्व प्राप्ति और एक गैर कर राजस्व प्राप्ति। यानी कि अगर फैक्ट्रियां लाभ और डिविडेंड यानी डिविडेंड एंड प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है तो वो भी तो राज्य से ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि लेकिन वो कर नहीं है, तो इसलिए वो गैर कर राजस्व है। और जो टैक्स आ रहा है तो इसमें दो भाग बांटेंगे, इसमें एक भाग बांटेंगे टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड और एक नॉन टैक्स। तो जो गैर कर राजस्व है वो होगा नॉन टैक्स वाला। और यहाँ पे इसका मतलब कि ओवरऑल राजस्व और गैर राजस्व जो टोटल रिसीविंग सरकार के पास हो रही है उसी को हम कहते हैं प्राप्ति। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको इस पे बताया है और कल हम लोग इसके अंदर विधिवत एंट्री करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तो फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ? क्लियर है? यस सर क्लियर। लाभांश और लाभ ये राजस्व में आएंगे ना सर? भाई राजस्व का मतलब क्या कि सिंपल सी बात करिए, जो राज्य से प्राप्त होते हैं वो राजस्व हैं। अब ये मुद्दा उठता है कि वो टैक्स वाला है कि नॉन टैक्स वाला है। तो अब ये बताइए, अगर कंपनी कोई प्रॉफिट दे रही है तो वो भी राज्य से ही तो है, राजस्व तो होगा ही, लेकिन क्या है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जो जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसे हम गैर में डाल देंगे, यानी कि वो रेवेन्यू वो केवल राजस्व नहीं है, वो गैर राजस्व है, यानी कि उस पे लायबिलिटी, जहां लायबिलिटी आई उसको हम छांट के गैर नॉन रेवेन्यू में रख देंगे। क्लियर है? तो लाभ को तो राजस्व में रखेंगे ना सर, ये तो बोल रहा हूँ मैं। लाभ को क्या, लाभ क्या है हमारा? मतलब किसी कंपनी में सरकार के कोई सरकारी उपक्रम है या किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है तो उससे प्राप्त जो लाभ होगा सरकार को, उसको तो राजस्व में रखेंगे ना। तो देखिए वो तो सीधे सीधे प्रॉफिट है ना, तो उसको प्राप्त करने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी? हम अपना काम किए हैं तभी तो हमको लाभ हुआ है। शिवन जी वो बचत में आएगा, कोई बचत माल बेचा है, ठीक है, वो बचत में आ जाएगा। अब स्थिति क्या है कि अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुनिए, अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में पैसा लगाए हैं और हमने बेचा है तो हमें लाभ प्राप्त हुआ है ना। जी सर। बोलिए, तो हमें लाभ जो प्राप्त हुआ है तो उसका तो वो तो हमारे काम करने के बदले में पैसा मिला है ना, हमारी तनख्वाह है ना, वो सरकार की तनख्वाह है। तो क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब वो सरकार कहाँ लगाती है, क्योंकि जब अभी आगे हम पूंजी बजट पढ़ेंगे, पूंजी कैपिटल रिसीप्ट पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें हम आपको इसीलिए एक एक लाइन अलग अलग लिखवाते चल रहे हैं ताकि जब आपको बजट का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना। आगे अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान, जितना पढ़ाया गया उतना क्लियर है सर। अगर सेल को मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए सेल को प्रॉफिट होता है 3000 करोड़ रुपए, तो वो सरकार के पास कुल मतलब जितना प्रॉफिट हुआ वो सब चला जाता है? बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि सरकार सेकेंडरी सेक्टर में भी तो पैसा पास करेगी, कैपिटल बजट भी तो पास होता है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि अगर हम टोटल कैपिटल रिसीव्स और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जितना सेकेंडरी सेक्टर के सरकार लाभ कमाई है, अगले बजट में बजट को मेंटेन करने के लिए 2-4 कंपनियां खोलना है, जरूरी है क्या कि सरकार जितना खोलने जा रही है उतना वो प्रॉफिट दी हो? क्योंकि सरकारी कंपनी हमेशा क्या है, ज्यादातर घाटे में ही तो होती है। ठीक है, तो यहाँ अभी आगे हम जब पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक जो पढ़ाए हैं आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, राजस्व क्या होता है, गैर राजस्व क्या है, और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल अमाउंट रिसीव करते हैं उसी को हम प्राप्ति कहते हैं। आगे अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, जो अभी आप देखे हैं कि लाभ और लाभांश क्या है, सरकार द्वारा किए गए ऋण क्या है, वित्तीय सेवाएं क्या है, पूंजी बजट क्या है, ठीक है, रेवेन्यू, अभी सारी चीजें उसमें हम क्लियर करेंगे। अभी ये चैप्टर एक एक पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ अगर जरा सा भी कंफ्यूज रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक सर, ओके, कल संतुष्टि हो जाएगी, परेशान ना होइएगा, ऐसा कुछ छोड़ेंगे नहीं कि आपके मन में कोई कीड़ा चले। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है, सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू।